जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 5 और आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 1 का थर्ड कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर की बात करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एश्योरेंस इंगेजमेंट की डेफिनेशन और इसके एलिमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा था कि सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट की गई है विंडो ड्रेसिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विंडो ड्रेसिंग की गई है तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो विंडो ड्रेसिंग का वर्ड हमने पहले तो वैसे नहीं पढ़ा अभी इस क्लास में, हाँ R1 में स्टूडेंट ने भी यही बताया था, पढ़ा हुआ। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जानबूझ के हेर फेर करना, मिस स्टेटमेंट करना। अगर तो देखिए मिस स्टेटमेंट ना आगे चल के हम पढ़ेंगे एडवांस टॉपिक में कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। ये मिस स्टेटमेंट दो टाइप्स की हो सकती है। अगर तो ये गड़बड़ गलती अनजाने में की गई है तो इसे कहते हैं एरर, और अगर जानबूझ के की गई है तो इसे कहते हैं फ्रॉड, जिसे आपने R1 में विंडो ड्रेसिंग का नाम से पढ़ा। तो अगर एरर है तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन कुछ और होता है, और अगर फ्रॉड है तो कोर्स ऑफ एक्शन कुछ और होता है। ठीक है, अभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो मैं आपको नहीं समझा रहा, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट ज़हन में रख लीजिए। अगर एरर, मुझे बताइए, एरर मिस स्टेटमेंट की दो रीजन हो सकते हैं, एरर और फ्रॉड। ये समझ आ गया आपको? एरर का मतलब क्या, जो मिस स्टेटमेंट अनजाने में हो जाए। फ्रॉड का मतलब क्या, जो मिस स्टेटमेंट जानबूझ के की। बताइए दोनों में से किसका इफेक्ट ज्यादा सीवियर होना चाहिए? फ्रॉड का। तो एक स्टेप तो ऑडिटर दोनों केसेस में करता है। वो क्या, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि इस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर ले। लेकिन फ्रॉड के केस में वो कुछ और भी काम करता है। एरर के केस में अगर मिस स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए ना तो ऑडिटर कहता है बस कहानी यहीं पे खत्म। लेकिन फ्रॉड के केस में चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो भी जाए, ऑडिटर कहानी वहीं पे खत्म नहीं करता। वो कहता है अब बात ऊपर तक जाएगी, कुछ ना कुछ लीगल एक्शन, रेगुलेटरी एक्शन की तरफ। वरना तो खुद सोचे ना, अगर फर्दर एक्शन ना ले ऑडिटर तो मैनेजमेंट दे दनादन मिस स्टेटमेंट जानबूझ के बहुत सी मिस फ्रॉड करती जाएगी कि अगर पकड़े गए तो ठीक करेंगे, ना पकड़े गए तो निकल जाएगा फ्रॉड। तो उनको थ्रेट में लाने के लिए रेगुलेटरी एक्शन भी फिर लिया जाता है। तो याद रखिए, फ्रॉड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट दोनों सूरतों में कराते हैं, लेकिन फ्रॉड में या विंडो ड्रेसिंग का नाम आपने से दिया है, इस केस में ऑडिटर का फर्दर एक्शन भी होता है। ये बात समझ आ गई? वो क्या है वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन? बज़ाहिर एरर और फ्रॉड दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन हमें हालात और वाकयात से अंदाजा हो जाता है कि ये, हाँ जी, एविडेंस से अंदाजा हो जाता है। अब ये आपको आपके सिलेबस में ये टॉपिक है फ्रॉड का, और आपको ये पहचानना सिखाना है। हमने ICAP ने ये कंसेप्ट दिया हुआ सिलेबस में कि हमारा स्टूडेंट इस काबिल हो कि उसके सामने कोई मिस स्टेटमेंट आए तो बता सके कि ये एरर है कि फ्रॉड है। क्योंकि क्लाइंट हमेशा क्या कहेगा, सर ये तो एरर है, मैंने जानबूझ के थोड़े किया। अब आप किसी के दिमाग में घुस के थोड़े देख सकते हैं उसने अनजाने में किया कि जानबूझ के, लेकिन हम फिर भी पता चलाते हैं कि उसने अनजाने से किया जानबूझ के, हालात वाकयात से। ये सिखाएंगे हम इंशाल्लाह, इस सिलेबस में है, लेकिन अभी इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। और कोई क्वेश्चन? कैश फ्लो फॉर कॉस्ट क्या होती है, आज के लेक्चर में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कोई क्वेश्चन? क्या ऐसा हो सकता है ऑडिट के बाद भी कोई गलती निकल आए, मिस स्टेटमेंट, तो उस सूरत में क्या होगा? यस, पॉसिबल है, लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ध्यान में रखिएगा। ऑडिट के नॉर्मल सिचुएशन क्या है, ऑडिट के बाद सारे कमी बेशी ऊंच नीच ठीक हो जाती है, ऑडिट के बाद कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं रहती। नॉर्मल सिचुएशन ये है, और नॉर्मली होता भी ऐसे ही है। कभी कभार रेयर केस में ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपने ऑडिट किया और उसके बाद कोई मिस स्टेटमेंट निकले। अब इसमें क्या करना है
ये मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी देखें, अभी तो हम बेसिक्स रूटीन वाली चीजें तो सारी पढ़ लें, फिर उसके बाद एक्सेप्शनल सिचुएशन की तरफ चलेंगे ना। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और जब ऐसा होता है ना तो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या भला ऑडिटर का क्या कसूर है, ऑडिटर का इसमें कसूर है कि नहीं है। समटाइम ऑडिटर का कसूर होता है, समटाइम नहीं होता। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट आज के लेक्चर में भी है ये बात जो आपने पूछी है, ठीक है, लेकिन फर्दर डिस्कशन हम आगे करेंगे। और कोई क्वेश्चन? क्या एविडेंस इनसफिशिएंट भी हो सकता है? यस, इनसफिशिएंट भी हो सकता है। उसकी एग्जांपल, हम क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए गए, मैं टीम मेंबर हूं, मेरे सीनियर ने मुझे कहा आपने सैलरीज को वेरीफाई करना है। मैंने सीएफओ से जाके पूछा, सर इस दफा आपका सैलरीज एक्सपेंस जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, किस वजह से? उसने कहा इस दफा हमने बोनस दिए हैं। मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरी तसल्ली हो गई। ओके, मैंने ये जो इंक्वायरी की, मुझे इसका जवाब मिला, ये एविडेंस है, लेकिन ये इनसफिशिएंट है, मुझे कुछ और भी करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था आप भी? हाँ, मुझे पेरोल देखनी चाहिए थी, मुझे वो जो अप्रूवल बोनस दिया गया उसकी अप्रूवल देखनी चाहिए थी, देखना चाहिए था वाकई उसकी पेमेंट एम्प्लॉइज को हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये अगर मैं ये सारी चीजें देखता हूं तो फिर ये सफिशिएंट एविडेंस कहलाएगा। अगर आधा काम किया आधा नहीं किया, फिर ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो आप क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एविडेंस इनसफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन अगर एविडेंस इनसफिशिएंट है इसका मतलब है ऑडिटर ने सही काम नहीं किया। जी जी, क्या ऑडिटर, क्वेश्चन ये है, क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट हो उसे ठीक कर सकता है या सिर्फ वो कम्युनिकेट करेगा? याद रखिए, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नुक्ते की भी गलती है ना, ऑडिटर वो भी ठीक नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की अथॉरिटी होती है, वो ही करेगी। ऑडिटर सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है, और अगर मैनेजमेंट ये नहीं करती तो फिर शेयर होल्डर को अपनी रिपोर्ट में बता देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है। खुद से ऑडिटर ठीक, ये ज़हन में रखिएगा, खुद से ऑडिटर ठीक नहीं कर सकता, मना है। जी, अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था और उसको मिला के फिर आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, सर हमने मैनेजमेंट के बारे में, तो आपने कल ये बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और ऑडिट होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ये बात हुई थी ना कल। फिर सर मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी उसके लिए क्राइटेरिया है, वो सूटेबल होना चाहिए, लेकिन ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसका क्राइटेरिया क्या वो सूटेबल नहीं होना चाहिए? देखिए, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, वो ऑलरेडी सूटेबल है। यूँ समझ लीजिए कि हमारा, अब सिलेबस के तक आंसर दे रहा हूं, हमारे एक ही ऑडिट करने का एक ही तरीकाकार है, वो क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैनेजमेंट के पास बहुत से क्राइटेरिया, तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो है ना कंडीशन, शर्त, सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, फाइनेंस आईएसएस के लिए, आईएसएस हमेशा सूटेबल है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे, सर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए सूटेबल क्राइटेरिया अडॉप्ट किया, तो फिर तो ठीक है, एश्योरेंस एंगेजमेंट आगे चलेगी। अगर मैनेजमेंट का क्राइटेरिया सूटेबल नहीं है, ऑडिटर क्या करेगा? ये आगे चल के एडवांस कंसेप्ट है, लेकिन अभी आपने सवाल पूछा तो जवाब दे, यही क्वेश्चन था ना। अगर मैनेजमेंट का क्राइटेरिया सूटेबल नहीं है, मैनेजमेंट कहती है हमारे लिहाज से सूटेबल है, ऑडिटर कहता है नहीं मेरे लिहाज से सूटेबल, तो क्या होगा? याद रखें, अगर क्राइटेरिया ऑडिटर के ख्याल में वो क्राइटेरिया सूटेबल नहीं है ना, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, सर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है वो सूटेबल क्राइटेरिया पे नहीं है, आप इनको सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक बनाएं। अगर मैनेजमेंट क्राइटेरिया चेंज कर दे, बहुत अच्छी बात, एश्योरेंस एंगेजमेंट आगे स्टार्ट करे। अगर मैनेजमेंट कहती है नहीं क्राइटेरिया यही रहेगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स बेसिस के मुताबिक ही बनाएंगे शेयर होल्डर्स को देने के लिए, अगर मैनेजमेंट सूटेबल क्राइटेरिया पे नहीं आती तो बताइए ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिट ही नहीं करना चाहिए। ऑडिटर कहता नहीं, फिर ये एश्योरेंस एंगेजमेंट ही नहीं है,
ये ऑडिट नहीं होगा। कुछ और करवाना तो करवा ले, हाँ, एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि एश्योरेंस एंगेजमेंट में सूटेबल क्राइटेरिया होना जरूरी है। ठीक है, और ये जहन में रखिएगा, हमने एज ऑडिटर रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखना होता है ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लिखना होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। प्रैक्टिकली जो होती है ना छोटी मोटी मैनेजमेंट, वो हमारी बातों को ना, ऑडिटर की बातों को, सजेशन को आसानी से मान लेते हैं। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जहाँ पे बैठे होते हैं, वो जल्दी बात नहीं मानते, वो अपनी बात पे कन्विंस रहते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम कह रहे हो मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट कहे मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी रिपोर्ट मॉडिफाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ऑडिटर जो भी काम करता है वो जाहिर है, ऑडिटर हम लोगों ने भी आईएफआरएस पढ़े हुए हैं, हम भी उनके मुताबिक ही करते हैं। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन इनका ये है कि सर अगर हमने 5 एलिमेंट्स कल पढ़े एश्योरेंस एंगेजमेंट के, अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग हो तो ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो जाती है। तो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट अगर है तो उसमें ऑडिटर कोई कंक्लूजन वगैरह देता है? देखिए वो नहीं, अव्वल तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और दूसरा वो चूंकि एश्योरेंस एंगेजमेंट नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो उसके में जो मर्जी करते रहे, उसमें कंक्लूजन नॉर्मली नहीं दिया जाता, लेकिन दे भी दे तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कंक्लूजन नॉर्मली नहीं दिया जाता, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में कंक्लूजन नहीं दिया जाता। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल, अगर डायरेक्टर, कल शायद मैंने एग्जांपल शेयर किए थे लेकिन अहम मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूं, अगर डायरेक्टर किसी पर्सन को अपॉइंट करें और कहें कि आप हमारी इस ब्रांच को ऑडिट करें और उसमें देखें कि गड़बड़ हो रही है तो हमें बताएं, क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है? नहीं, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, इस पर्सन को जिसको डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, हालांकि काम इसका भी ऑडिट नेचर का ही है, काम इसका भी वेरिफिकेशन नेचर का ही है, लेकिन ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है तो ये ऑडिटर, लेकिन कहा जाता है इंटरनल ऑडिटर। क्या कहा जाता है? इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि ये डायरेक्टर्स के अंडर काम कर रहा है, डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर रहा है, इसको किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, क्या 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 एश्योरेंस एंगेजमेंट में ऑडिटर को शेयर होल्डर्स पॉइंट करेंगे? यस, वो और थर्ड पार्टी है ना शेयर होल्डर्स, वो पॉइंट करेंगे और ऑडिटर उन्हीं को रिपोर्ट देगा। ठीक है, ऑडिटर उन्हीं को रिपोर्ट देगा। अगर डायरेक्टर्स पॉइंट करते हैं और वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट दे रहा है तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, और उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए ना, कभी कभी शायद आप कभी किसी के साथ डिस्कशन करें या कहीं भी किताब में लिख, तो कुछ एक लफ्ज़ लिखा होता है एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर। स्टूडेंट कहते हैं सर इनमें क्या फ़र्क है? तो एक्सटर्नल ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर है, इंटरनल ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर नहीं है, क्योंकि वो एश्योरेंस एंगेजमेंट ही नहीं है। नहीं, वो आगे ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एक ही, दोनों एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर दोनों एक ही बंदा हो, एक ही फर्म, ये पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है जी। अगर शेयर होल्डर्स, कुछ शेयर होल्डर डायरेक्टर्स भी हैं जो कि नॉर्मली होते हैं, तब भी क्या 3 पार्टीज होंगी? यस, तब इसलिए कि आपने लॉ में भी ये पढ़ते होंगे कि एक ही बंदा अगर शेयर होल्डर भी या डायरेक्टर भी पॉसिबल है, लेकिन जब वो जनरल मीटिंग में जाता है ना तो वो शेयर होल्डर के तौर पे होता है, और जब बोर्ड में तो डायरेक्टर्स के तौर पे बैठता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सारे के सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर्स नहीं होते, तो जाहिर उनको भी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होती है, तो थर्ड पार्टी फिर भी स्टिल अलग ही रहती है। उस शेयर होल्डर फ्रॉड किया तो बिल्कुल हम दूसरे लोगों को बताते हैं। देखिए फ्रॉड के केस में क्या होगा, मैं इसके ऊपर आपको नहीं सिचवा रहा, इसके ऊपर ना सोचें अभी। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखें, मिस स्टेटमेंट 2 तरह की होती है, एरर और फ्रॉड, और फ्रॉड के केस में हमने कुछ फर्दर एक्शन लेने होते हैं। ठीक है, करेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मैनेजमेंट से करेक्ट तो दोनों केस में उसको रिक्वेस्ट करते हैं करेक्ट करें, लेकिन फ्रॉड के केस में हमारा एक्शन थोड़ा बड़ा होता है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम 2 कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, एक लेवल ऑफ एश्योरेंस
और दूसरा वाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, पहले लेवल ऑफ एश्योरेंस। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर फर्ज कीजिए मैं आपसे पूछूं, फर्ज कीजिए कि 6 महीने 4 महीने गुजर गए, मैंने भाई से पूछा हाँ भाई क्या ख्याल है ऑडिट का पेपर पास कर लोगे? सर जी कर लेंगे सर, कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। दूसरे स्टूडेंट से पूछा पास कर लो? जी सर कर लो, बिल्कुल कर लो। फर्क किस चीज का है? मेहनत का। जिस स्टूडेंट ने ज्यादा मेहनत की है, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस की है सब्जेक्ट के ऊपर, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होके कहेगा। हालांकि स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट वही है, लेकिन एक ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर स्टेटमेंट देता है स्टूडेंट, दूसरा कम कॉन्फिडेंट होकर। फर्क किस चीज का होता है? जिसने ज्यादा काम किया है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात करता है, जिसने कम काम किया है कम कॉन्फिडेंट। आपने इसी तरह का एक कंसेप्ट शायद क्यूएम में भी पढ़ा होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं डिफरेंट। समटाइम हम 95% कॉन्फिडेंस और क्या क्या होता था 99 होता था, चले जितना भी होता था। हम जब स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं तो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं। कभी हम मोर कॉन्फिडेंट होके स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कभी हम निस्बतन कम कॉन्फिडेंट होके स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। क्या इस तरह जैसे स्टेट में डिफरेंस था कि हमारे पास एक ऑप्शन थी हम 99% कॉन्फिडेंट होके भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई उसको टेस्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन थी थोड़ा सा कम होके 95% लेवल पे भी कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसी तरह क्या ऑडिटर में ऑडिट में जब ऑडिटर स्टेटमेंट देता है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, क्या ऑडिटर एक ही तरह की स्टेटमेंट देगा एक ही कॉन्फिडेंस के साथ? कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पॉसिबल है, जब डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पॉसिबल है। हमें जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं ना, वो 3 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिस्कस करते हैं। मैं 1 बाय 1 आपके साथ इनको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर रहा हूं। और ये याद रखिएगा, ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमने कितना कॉन्फिडेंट होके स्टेटमेंट देनी है, ये ऑडिटर डिसाइड नहीं करता, ये शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं, यूजर डिसाइड करता है कि उसे कितनी कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट चाहिए, उसे कितनी कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए हम अपने ऑफिस में बैठे हों, शेयर होल्डर्स आए और आके कहें सर हम चाहते हैं आप हमारी मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करें और हमें बताइए कि ये ठीक है कि नहीं। हमने कहा ठीक है हम बता देते हैं, लेकिन बताइए आपको कितने कॉन्फिडेंस के साथ हमारी स्टेटमेंट चाहिए, हम कितने % कॉन्फिडेंट हो कि आपको स्टेटमेंट दें कि फाइनेंशियल में ठीक है कि नहीं। शेयर होल्डर्स ने कहा सर हमें तो नहीं पता ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितने हैं, आप जरा इसको एक्सप्लेन करें ताकि हम फैसला कर लें। हमने कहा हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि 3 तरह के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं या लेवल ऑफ एश्योरेंस हैं। एक है लेवल ऑफ एश्योरेंस थोड़ा मॉडरेट लेवल का, एक है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल का, एक है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 100%। 3 तरह के। एक है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तकरीबन 70, ये परसेंटेज ना कहीं पे नहीं लिखी हुई ना आपने लिखी, सिर्फ समझाने के लिए यूज किए हैं, सिर्फ समझ। एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है 75%, यानी हम शेयर होल्डर को बता रहे हैं सर अगर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना 75%, तो हम यूं समझ लीजिए कि हम तकरीबन 75% फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके आपको बताएंगे कि ये ठीक है कि नहीं। ठीक है, और हम जो स्टेटमेंट देंगे ना उसमें 75% कॉन्फिडेंट होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन अगर 75% कॉन्फिडेंट होंगे तो 25% फिर भी चांस होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। यह है 75%। दूसरा ऑप्शन, दूसरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95%। शेयर होल्डर्स ने कहा ये एक्सप्लेन कीजिए ये क्या है। हमने कहा अगर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना
तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तकरीबन रफली कह रहा हूं, हम 95% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे और 95% कॉन्फिडेंट हो कि आपको स्टेटमेंट देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन 5% अभी भी चांस ऑफ एरर होगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाए। और जो तीसरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है 100%, सॉरी ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अगर आप कहें ना कि आप हमारी एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करें, एक एक रुपए को वेरीफाई करें और फिर 100% कॉन्फिडेंट हो कि हमें बताइए कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गारंटी है हमारी, हम सर्टिफाई करने को तैयार है, हम गारंटी देने को तैयार है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एक रुपए की चीज भी ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो सॉरी ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है 100%। आपको सिर्फ इन दोनों में से सिलेक्शन करने हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डर सोच रहा है, उसने कहा सर हमारी जो मैनेजमेंट है ना वो कॉम्पिटेंट है, उसमें हम काफ़ी अरसे से साथ चल रहे हैं, बेईमान लोग नहीं ईमानदार लोग हैं, तो हमें थोड़ा उनके ऊपर एतबार भी है, तो ज़्यादा गड़बड़ का चांस, आप ऐसा कीजिए आप हमें 75% वाली एश्योरेंस दे दीजिए। हमने कहा ठीक है 75% वाली एश्योरेंस ले लीजिए, एग्रीमेंट हो गया, एग्री हो गई चीज़ें। अच्छा मुझे बताइए जब हमारा शेयर होल्डर के साथ ये एग्रीमेंट हो गया, इसमें ये कब डिसाइड हुआ कि टाइप ऑफ इंश्योरेंस कौन सी होगी, 75% के 90, ये कब स्टार्ट में हुआ कि एंड में हुआ? और ये किसका फैसला था? आइडर का नहीं था, आइडर का नहीं था, हाँ शेयर होल्डर का था। कुछ स्टूडेंट ये गलत कंसेप्ट बिल्ड कर बैठते हैं कि सर ये डिसाइड होगा एंड में और ऑडिटर डिसाइड करेगा इंश्योरेंस कौन सी होगी। डिसाइड कब होगा? एंड में। राइटर से अगर राइटर को ज्यादा एविडेंस मिल गया तो वो ये 95% वाली इंश्योरेंस दे देगा, और अगर उसको कम एविडेंस तो 75%। नहीं, ये डिसाइड होता है स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट, और कौन डिसाइड करता है? ये ध्यान में रखिए, ये बात समझ आए। हमने कहा सर जी आपने कह तो दिया, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है क्या कि क्लाइंट के साथ जो चीज भी एग्री करो ना रिटर्न करो, रिटर्न ताकि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इसको लिख दे, लिख दिया एक सफ़े के ऊपर, जिस सफ़े के ऊपर लिख दिया वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ पढ़ रहे होते तो मैं आपसे कहता ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऑडिट पढ़ने हैं तो उसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, एक कॉपी हमारे पास, एक क्लाइंट के पास, हमने क्लाइंट से कहा, शेयर होल्डर से कहा जाओ, फिर हम उसके प्रेमिसेस में पहुंच गए, कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अच्छा अब जरा सुनिएगा, एक है 75% इंश्योरेंस, एक है 95। बताइए किस में एविडेंस ज्यादा चाहिए, किस में कम चाहिए, और किस इंश्योरेंस एंगेजमेंट में एविडेंस चाहिए ही नहीं? किस इंश्योरेंस एंगेजमेंट में एविडेंस चाहिए ही नहीं? भाई हर इंश्योरेंस एंगेजमेंट में एविडेंस चाहिए, रिक्वायर्ड एलिमेंट है, ठीक है। हाँ किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, हाँ लेकिन होगा जरूर। अच्छा मुझे बताएं, हमने शेयर होल्डर को कहना है एश्योरेंस देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, उसके लिए पहले हमें खुद श्योर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। हम कैसे श्योर होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? एविडेंस, शाबाश, एविडेंस की बेस पे। एविडेंस कैसे मिलेगा? काम करके, के काम किए बगैर, प्रोसीजर परफॉर्म करके। तो ये लिंक जहन में रखिएगा। अब जो लिंक बना, क्लाइंट के साथ ये एंगेजमेंट 75% वाली एग्री हुई, हमने इसके लिए प्रोसीजर परफॉर्म किए, प्रोसीजर परफॉर्म किए तो एविडेंस मिला, एविडेंस मिला तो एश्योरेंस इंक्रीज हुई। जैसे जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करते जाएंगे एविडेंस मिलता जाएगा, एश्योरेंस बढ़ती जाएगी। मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर। यहां पे आके रुक जाऊं 60%। जी आपने क्वेश्चन पूछा था, 60% पे आके मैंने कहा एविडेंस 60% हो गया, काम खत्म कर देता हूं। क्या इस एंगेजमेंट में 60% एविडेंस सफिशिएंट है? इनसफिशिएंट है, तो मुझे मजीद काम करना चाहिए।
बिल्कुल, मुझे बाकी ये वाली ट्रांजैक्शन, ये वाले एरियाज भी देखने हैं। अच्छा, 75% पे आके क्या मुझे रुक जाना चाहिए? बिल्कुल, इस एंगेजमेंट में 75% जब एविडेंस एश्योरेंस मिल जाएगी तो हमारा एविडेंस सफिशिएंट हो गया, मजीद काम नहीं करना। रिपोर्ट, हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने % है? क्या जिस तरह डॉक्टरों के पास थर्मामीटर होता है, जैसे बुखार चेक करते हैं, हमारे पास भी कोई थर्मामीटर जो एविडेंस चेक करेगा? ये होती है इट डिपेंड्स ऑन जजमेंट, इट डिपेंड्स ऑन, ये हमारी जजमेंट पे डिपेंड करता है, ये हमारी जजमेंट पे डिपेंड। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं वो नब्ज़ देख के, थर्मामीटर की जरूरत नहीं होती, नब्ज़ देख के बता देते हैं, बल्कि कुछ तो सामने उसके शक्ल सूरत देखे, यार ये तो बीमार लगता है, ये ऐसे होता है कि नहीं? क्या है? जजमेंट है। उसी तरह ऑडिटर्स भी जो है वो बाज़ औक़ात देख के बता देते हैं, हाँ भाई ये एविडेंस सफिशिएंट है, ये आपको सिखाएंगे, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन जजमेंट। अभी चूंकि समझाना है ना, कंसेप्ट बिल्ड करना है पहली दफा आपके से, इसीलिए परसेंटेज को यूज कर रहा हूं, वरना असल किताबों में या स्टैंडर्ड परसेंटेज यूज नहीं होते। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है? रिपोर्ट दे देनी है, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दे दी। अच्छा, अब मुझे बताइए, जो स्टार्ट में आपने क्वेश्चन पूछा था, हमने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दे दी, अगर इसके बाद पता कोई मसला सामने आता है, इस आइटम को, इसको फांसी लगेगी कि नहीं? डिपेंड करता है। अगर वो मसला यहां से निकला ना, फिर इसको फांसी लगेगी, फिर इसका कसूर है, क्योंकि इसके ऊपर तो उसने एश्योरेंस दी है, इसको तो चेक किया है। और अगर मसला यहां से निकलता है फिर इसको फांसी नहीं लगेगी। उसने तो पहले ही कह दिया था सर, मैंने तो पहले ही कहा था 75% है, 25% चांस ऑफ एरर है, 25% अभी भी रिस्क है कि कोई गड़बड़ हो जाएगी, ये तो पहले कर दिया। हाँ, 75% इशू आएगा तो फिर उसका कसूर है, फिर उसका कसूर है कि जिस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया कम से कम उसमें तो मसला नहीं ना आना चाहिए। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा मसला यहां से निकला था यहां? इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, ये केस जाता है प्रैक्टिकली कोर्ट, जिस तरह पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना जब कोई जुर्म होता है, उसी तरह ऑडिटर की भी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब ये नहीं पूछना आपने कौन करता है, बारह बताया तो आई कैप और एसएससी भी करते हैं, वो फिर देखते हैं कि मसला यहां से था कि यहां से था। क्लियर? आगे चलते हैं। हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, शेयर होल्डर्स है, उन्होंने कहा सर हम चाहते हैं आप हमारी मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करें। हमने कहा बिल्कुल, इसीलिए तो बैठे। बताइए कौन सी वाला लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए? उसने कहा कितने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है? हमने कहा किताबों में 3 डिस्कस हुए हैं, हमारे पास 2 हैं, एक खत्म है, वो हमेशा खत्म है, एक 75%, एक 95%, एक 100। उसने कहा 75% का मतलब क्या है कि हम तकरीबन 75% चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और 75% कॉन्फिडेंट होके कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, 25% स्टिल चांस है गड़बड़। 95% में भी इसी तरह तकरीबन 95% एरियाज को कवर करेंगे, 5% स्टिल चांस है कि गड़बड़। उसने कहा सर मैनेजमेंट जो है ना, शेयर होल्डर बोल रहे हैं मैनेजमेंट ना गड़बड़ करती है, नई मैनेजमेंट है, हमें इसका पता भी नहीं किस तरह किया है, शक हमें ज़्यादा है, आप ऐसा करें 95% वाली इंगेजमेंट एग्री करें। हमने कहा ठीक है, पहले लिखत पढ़त हो जाए। उस सफ़े को क्या कहते हैं? एंगेजमेंट लेटर। उसमें खास तौर पे बाकी चीज़ें तो लिखी होंगी, खास तौर पे ये लिखा होगा कि कौन सी वाली एंगेजमेंट है, ये वाली कि ये वाली। बाद में मुकर वो कहे मैं तो समझ रहा था ये वाली है। ये बाज़ औक़ात कहते हैं क्लाइंट कि मैं तो समझा ये वाली है, आप तो ये वाली, तो हम पहले एग्री कर लेते हैं। अच्छा बताइए ये कब डिसाइड होता है कि टाइप ऑफ एंगेजमेंट कौन सी? कौन डिसाइड करता है? शेयर होल्डर। हम कहते हैं ठीक है सर हम ये भी काम करते हैं, ये भी करते हैं, आपने ये करवाना है करवाएं। इसमें अब क्या करेंगे? हमने शेयर होल्डर को एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, पहले खुद हमारे पास एश्योरेंस होनी चाहिए। हमारे पास एश्योरेंस कैसे आएगी? एविडेंस कैसे आएगा? प्रोसीजर, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस, बोलते जाए मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर। 75% आगे रुक गए जी। अब बताइए क्या एविडेंस सफिशिएंट हो गया? क्यों? यहां पे तो सफिशिएंट हो गया था, तो एंगेजमेंट दूसरी थी एंगेजमेंट। अब इस केस में अब एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, अब तो हमें और एविडेंस लेना है, तो मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर। 95% पे आके रुक जाऊं क्या?
अब एविडेंस सफिशिएंट हो गया। अच्छा बताइए, अगर अब हम अपनी रिपोर्ट देंगे उसमें हम अपना ओपिनियन देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, वो कितने % कॉन्फिडेंस के साथ? यहां पे कितने के साथ यार? 75% के साथ। ठीक है, यहां पे 95%। अगर ये 95% है तो ये 5% क्या है? रिस्क कि अभी भी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा आखिरी क्वेश्चन मुझे बताइए जो बाद में लिंक करना मैंने, इस केस में भी रिपोर्ट देंगे, इस केस में भी रिपोर्ट देंगे, दोनों में जो कंक्लूजन होगा उसकी वर्डिंग सेम होगी कि डिफरेंट? ये सुनना चाह रहा था, शाबाश, डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ हो रहा है, कुछ और 100% नहीं। ठीक, अच्छा अब यह है कंसेप्ट, अब इस कंसेप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं टेक्निकल वर्डिंग में जो आई क्या पूछेगा और आपने बताना। ये परसेंटेजेस कहीं पे यूज नहीं हुई, इसको मिटा रहा हूं मैं, इनका काम खत्म हो गया। स्टैंडर्ड ये कहते हैं ये जो 75% वाली एश्योरेंस एंगेजमेंट है ना, इसको हम कहते हैं लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसका नाम क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। और ये जो 95% वाली एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसको कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। बस राइटिंग पे नहीं जाना, आपने सुनना है क्या लिखा रहा। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये कौन सी एंगेजमेंट है? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये कौन सी एंगेजमेंट? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। और ये कौन सी एश्योरेंस है? एब्सोल्यूट। ये एंगेजमेंट नहीं है कोई भी, एब्सोल्यूट, ABSOLUT, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नेवर प्रोवाइडेड टू एनी क्लाइंट। कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक, अच्छा लिमिटेड एश्योरेंस को मॉडरेट एश्योरेंस भी कहते हैं और रीजनेबल को हाई भी। समझ लग गई क्यों? ये एश्योरेंस लिमिटेड है, ये हाई है, ये मॉडरेट है, ये हाई है। लो नहीं लिखना, लो एंगेजमेंट हमारी कोई नहीं होती, यहां मॉडरेट है। अच्छा लिमिटेड एश्योरेंस को ही नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं और रीजनेबल को ही पॉजिटिव एश्योरेंस। लिमिटेड को मॉडरेट क्यों कहते हैं? नजर आ रहा है। रीजनेबल को हाई क्यों कहते हैं? नजर आ रहा है। लेकिन इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं? नजर नहीं आ रहा। इसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं? नजर नहीं आ रहा। इनको नेगेटिव और पॉजिटिव इनकी वर्डिंग की वजह से कहते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस के केस में जो कंक्लूजन की वर्डिंग होती है ना, उसमें नेगेटिव सेंस होती है। रीजनेबल एश्योरेंस के केस में जो कंक्लूजन की वर्डिंग होती है ना, उसमें पॉजिटिव सेंस होते हैं। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद बताएंगे कि कौन सी वाली वर्डिंग रीजनेबल में आएगी और कौन सी वाली लिमिटेड में आएगी। सुनिएगा जरा। पहला केस, अब देखें, फर्ज कीजिए 2 स्टूडेंट है, दोनों ने आके मुझे क्वेश्चन चेक करवाया। एक स्टूडेंट को मैंने स्टेटमेंट दी, आपका क्वेश्चन ठीक है। दूसरे को स्टेटमेंट दी, मुझे इसमें गलती नजर नहीं आई। अच्छा पहले बताएं, दोनों स्टेटमेंट में कोई फर्क है क्या? नहीं। किसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं? पहले वाली में, क्वेश्चन ठीक है। दूसरी वाली में यानी मैं कह रहा हूं मुझे गलती नजर नहीं आई, साइलेंटली कह रहा हूं हो सकता है हो। दूसरे में मैं लेस कॉन्फिडेंट हूं, पहले वाले में मोर कॉन्फिडेंट हूं। पहले वाली एग्जांपल है रीजनेबल एश्योरेंस के, दूसरे एग्जांपल है लिमिटेड एश्योरेंस के। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस होती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, तो कंक्लूजन में लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, पॉजिटिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन जब लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे होते हैं तब हमारी वर्डिंग पता क्या होती है कि हमें कोई गलती नजर नहीं आई, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू
Nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statement do not give true and fair view. समझ कुछ नहीं आई होगी आपको, लेकिन इतना पता चल गया होगा कि नेगेटिव सेंस है, इसलिए इसे नेगेटिव एश्योरेंस कहते हैं. बेस्ड ऑन आवर व्यू नथिंग हैज कम, नथिंग से ही कहानी पूरी होगी. समझ आ गई? नेगेटिव नथिंग, हमारे सामने कुछ भी नहीं आया जिससे हमें लगे कि ये गलत है. सीधा नहीं कह रहा, आप देखें, घुमा के देखें ना, फिलोसोफर की तरह कह रहा है. हालांकि सीधे भी कह सकता है फाइनेंस में ठीक है. क्या कह रहा है? हमें कोई ऐसी चीज पता नहीं चली कि ये ठीक नहीं है. घुमा के हो ही पता. इसका मतलब क्या हुआ? इसको घर बैठ के सोचेंगे ना तो इसका मतलब ये निकलेगा इनडायरेक्टली कि ठीक ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कम है. फर्क समझ आया? अच्छा, अब सुने, यह है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, यह है लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट. आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट मैटर बहुत से हो सकते हैं. हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? तो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी एग्जांपल पता है क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हों और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हों तो इसे कहते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और जब हम वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका रिव्यू. प्रैक्टिस में ना, ये सब अल्फाज रिव्यू फाइनेंशियल, ये अल्फाज प्रैक्टिस में यूज होते हैं. जब आपके आर्टिकल स्टार्ट होंगे ना तो आपको मैनेजर आपका ये नहीं कहेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, उस एंगेजमेंट पे आपको प्लान कर दिया गया, ये नहीं कहेगा. बल्कि क्या कहेगा प्रैक्टिस में? भाई ऑडिट में प्लानिंग हुई है, पहुंचो क्लाइंट पे. ठीक है? तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब ही है रीजनेबल एश्योरेंस है. और जब आपसे कहा जाएगा, अच्छा अगर मैं स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में बात करूं तो मैंने भाई को कहा कि हमारा क्लाइंट है, उसकी हमने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है, आप जाइए प्रोसीजर परफॉर्म करें. इसका मतलब क्या? रिव्यू. प्रैक्टिस में भाई रिव्यू करना क्लाइंट का, जाओ चले जाएंगे. ऑडिट करने वाला खुशी नहीं, ऑडिट करने वाला रोता रोता जाता है, रिव्यू करने वाला खुशी उछलांगे मारता जाता है. क्यों भला? ऑडिट में काम ज्यादा करना होता है, रिव्यू में काम करना होता है. ऑडिट एंगेजमेंट में आके प्लानिंग हो गई तो समझ लीजिएगा सीफैब की क्लासेस फिजिकली गई. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बस सीनियर से पूछ लीजिएगा. रिव्यू में प्लानिंग हुई तो हाँ अब क्लासेस फिजिकली ले लेंगे आप. बहरहाल अच्छे सीनियर्स आपको ऑडिट में भी रिलैक्सेशन देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं जाओ क्लास अहम है, क्लास लो, क्लास लेते ही फौरन वापस आ जाना. अच्छा प्रैक्टिस में ये भी बड़ी याशी समझी जाती है. बहरहाल चले भाई, हाँ क्लास लेना. जो सीनियर क्लास लेने की इजाजत दे देता है ना उसको बड़ा अच्छा समझा जाता है, जूनियर उसको बड़ा हाई रेट करते हैं. चले अब ये दो एंगेजमेंट समझ आ गई आपको. रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी जिसका उर्फ आम में क्या नाम है? ऑडिट. और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट. अगर आपको समझ आ गया, एक आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुश्किल है लेकिन जिस स्टूडेंट ने जवाब दे दिया इसका मतलब है कि वो इस सब्जेक्ट को समझ रहा है. क्लाइंट ने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हैं लेकिन हिस्टोरिकल नहीं, फ्यूचर की बजट है, कैश फ्लो फॉरकास्ट है. फॉरकास्ट का मतलब है बजट, इसको वेरीफाई कर सकते हो? हमने कहा कर तो सकते हैं लेकिन इन दोनों में से एक काम कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते. ऑडिट क्यों? क्योंकि फ्यूचर की ट्रांजैक्शन को हम लिमिटेड वे में तो वेरीफाई कर सकते हैं, रीजनेबल वे में नहीं कर सकते. लिमिटेड वे में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, रीजनेबल नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है? फ्यूचर की कैसे होंगी? शाबाश. ये हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, बाकी सीफैप में इसको छोड़े. तो अगर आपसे कोई पूछे कैश फ्लो फॉर कॉस्ट इज ए टाइप ऑफ विच एश्योरेंस एंगेजमेंट? हाँ रिव्यू, लिमिटेड एश्योरेंस. ठीक है? अच्छा अब मैं आपका कंसेप्ट लिंक कर रहा हूं.
रीजनेबल एश्योरेंस, अब वर्डिंग बता रहा हूं जिसमें आपने इसको याद करना, डिफाइन करना है रीजनेबल एश्योरेंस को। सुने, रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई but not absolute level of assurance. Reasonable assurance is a high but not absolute level of assurance in which conclusion is expressed in positive form. ठीक है, reasonable assurance is a high है लेकिन absolute नहीं है भाई, absolute का समझना, ठीक है, expressed in positive form of conclusion। और आगे एग्जांपल भी दे दिया, दैट इज इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद दिस। आगे वो फॉर्मल वर्ड है जिसमें ईयर एंड भी बताते हैं हम, फॉर द इसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सारा नाम लेके बताते हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट इतना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। लिमिटेड इंश्योरेंस में क्या है, इट इज मॉडरेट लेवल ऑफ इंश्योरेंस एक्सप्रेस्ड इन, मॉडरेट का लफ्ज समझ आया, नेगेटिव का मतलब समझ आया, तो एक्सप्लेन करिए एग्जांपल के साथ। Negative, based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe financial. Do not give true and fair view. नेगेटिव सेंस आ गई। चलिए अब मुझे बताइए, अगर आपसे कहे आई कैप एग्जाम रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन करो, डिफाइन कर देंगे? याद रखिए, आपने जब डिफाइन करना है ना, तो ये हाई बट नॉट एब्सोल्यूट वाली बात तो करनी ही करनी है, पॉजिटिव वाली बात भी लाजमी करनी है, ये वर्डिंग भी लिखनी है, और एंड पे एग्जांपल भी देनी है। क्या एग्जांपल? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंस। 3 वर्ड के साथ पूछता है रीजनेबल एश्योरेंस को एक्सप्लेन करें, स्टूडेंट सिर्फ इतना लिख देता है, रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, बस आधा नंबर मिलता है, आधा नंबर मिलता है। क्यों? पूरा लिखा है नहीं। पूरा क्या होता? रीजनेबल एश्योरेंस हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म, पूरा नंबर। लेकिन अभी भी 1 नंबर मिला। दूसरा नंबर कब मिलता? बेस्ड, हाँ, इन आवर ओपिनियन, ये बेस्ड है इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। 2 नंबर हो गए। तीसरा नंबर कब मिलेगा? जब ऑडिट का लफ्ज लिखेंगे। लिमिटेड एश्योरेंस में भी 3 वर्ड के साथ उसने क्या एक्सप्लेन करे? पहला मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, आधा नंबर, एक्सप्रेस इन नेगेटिव फॉर्म, 1 नंबर। दूसरा नंबर कैसे मिलेगा? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट गाइस टू बिलीव, 2 नंबर। तीसरा नंबर कब मिलेगा? रिव्यू के साथ। ठीक है, कभी कभार रीजनेबल एश्योरेंस को वो 5 मार्क्स के साथ भी कहता है एक्सप्लेन करो, तो हमें कुछ थोड़ा मजीद बात लिखनी होती है। वो मजीद बात आपने क्या लिखनी है, वो ये सुन लें। आपने रीजनेबल एश्योरेंस को एक्सप्लेन करते हुए अगर कभी ज्यादा मार्क्स के साथ पूछे ना, 4-5, तो आपने ये लाइन लिखनी है। इसका मतलब ये है आइडेंटिफाइज मोस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, नॉट ऑल ऑफ मिस स्टेटमेंट, नॉट ऑल ऑफ मिस स्टेटमेंट। यानी अगर ऑडिट होने के बाद भी कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है ऑडिट होने के बाद भी मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल, क्योंकि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, रीजनेबल कर रहे हैं। लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली वो मिस स्टेटमेंट कहां से निकलेगी? इस वाले एरिया से, इस वाले से नहीं निकलेगी। अगर इस वाले ऑडिट करने के बाद इस वाले एरिया से कोई मिस स्टेटमेंट निकलती है ना, भाई ये लेवल ऑफ एश्योरेंस समझ आ गया। क्लाइंट ने कहा, शेयर होल्डर ने कहा ठहर जाए सर, लिमिटेड एश्योरेंस भी समझ आ गया, रीजनेबल एश्योरेंस ठीक है, हमारा काम भी हो गया, लेकिन जहन में एक सवाल है, क्या कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप क्यों नहीं प्रोवाइड करते? व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू क्लाइंट? भाई नहीं अभी इधर भाई है कि नहीं? अच्छा, ये जहन में रखे, ये कंसेप्ट सिर्फ रीजंस डिफरेंट हैं, लेकिन कंसेप्ट हर प्रोफेशन पे अप्लाई होता है। रीजंस डिफरेंट है, कंसेप्ट हर दुनिया का कोई प्रोफेशनल अपने काम की 100% गारंटी नहीं देता। 100% आप एसी रिपेयर करवाएं किसी कारीगर से, उसे कहे सर चलेगा ना, 6 महीने तक कोई मसला तो नहीं होगा ना पूरे सीजन में? कहेगा सर इंशाल्लाह मसला कोई नहीं होगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते, मशीन है, गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाएं, सर आप हमारा इलाज ठीक कर देंगे ना? कहेगा इंशाल्लाह इलाज ठीक होगा, अब मरीज आपका ठीक हो जाएगा, गारंटी कोई नहीं है, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं।
ना डॉक्टर गारंटी देता है, ना वकील गारंटी देते हैं, ना टीचर्स गारंटी देते हैं पास होने की। कोई प्रोफेशनल दुनिया का गारंटी नहीं देता अपने का। 100% गारंटी तो कोई नहीं देता ना। तो आपके ख्याल में क्या ऑडिटर भी 100% गारंटी देता होगा? ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब 100% गारंटी देना कि एक एक चीज बिल्कुल ठीक है, नहीं देता। तो क्लाइंट ने कहा ठीक है सर, बाकी प्रोफेशंस को छोड़े, आप अपनी बात करें, रीजन बताइए, आप क्यों नहीं गारंटी देते? चलो डॉक्टर गारंटी नहीं देता इसलिए कि जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, फिर भी जाहिर अगर लिखी हुई है तो उसकी मौत आ जाएगी, वो तो समझ आ गई। लेकिन आपका मसला तो जिंदगी मौत का नहीं लग रहा हमें, आप क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते? हमने कहा सुने, क्या आप सीखने जा रहे हैं? हमने आज के लेक्चर में अभी तक पहले 3 टाइप्स पढ़ी एश्योरेंस की, लिमिटेड एश्योरेंस, रिजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। फिर ये पढ़ा कि लिमिटेड एश्योरेंस और रिजनेबल एश्योरेंस क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं की जाती। अब पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि 5 मिनट में इनको फुड़का दूं। आपको पता ना, एक होता है ऑडिट करना, एक होता है ऑडिट फुड़काना। हाँ जी, मैं करना सिखाऊंगा, फुड़काना आप प्रैक्टिस में जाके खुद ही सीख लेंगे, सीनियर सिखा देते हैं। 5 मिनट में फुड़का दूं कि अगले कंसेप्ट्स को जहन में रखते हुए एक एक पॉइंट को डिटेल में एग्जांपल के साथ डिस्कस करें। चलें ठीक है, कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाई क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। इसी को कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है, इनहेरेंट का मतलब होता है पैदाइशी, बाय डिफॉल्ट लिमिटेशंस। हर इंसान के साथ कुछ बाय डिफॉल्ट लिमिटेशंस होती हैं। जैसे हम इंसान हवाओं में नहीं उड़ सकते, ये हमारी बाय डिफॉल्ट एक लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन है ना। उसी तरह ऑडिट प्रोफेशन के साथ भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड वन बाय वन रीजन। अच्छा, वैसे इनमें से कोई एक रीजन भी समझ आ जाए ना तो ये प्रूव हो जाता है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी याद करनी होती है, इसलिए सारी एक्सप्लेन करता हूं। और आगे चल के डिफरेंट केस स्टडी में वो डिफरेंट एग्जाम्पल को यूज करके कहता है बताओ ऑडिटर ये काम कर सकता था कि नहीं। पहला क्वेश्चन, पहली रीजन किस चीज की? ऑडिटर 100% गारंटी क्यों नहीं देता? पहली रीजन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होती हैं कि उनको 100% वेरीफाई नहीं किया जा सकता। मुझे बताइए, हमारी जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं इनमें पास की ट्रांजैक्शंस होती हैं क्या फ्यूचर की? तकरीबन 90% पास की, कुछ फ्यूचर की भी होती है। फ्यूचर की बता सकते हैं एग्जांपल? शाबाश, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्लासिक एग्जांपल, डेप्रिसिएशन, एस्टिमेट्स वगैरह। तो बताइए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं? तो इसमें हम फ्यूचर को असेस करते, अंदाजा लगाते हैं कि क्या होगा, अंदाजा लगाते हैं बैड डेट्स कितने होंगे, अंदाजा लगाते हैं एसेट्स की लाइफ कितनी होगी, अंदाजा लगाते हैं अगर कंपनी के खिलाफ लीगल केस चल रहा है तो वो कंपनी हारेगी कि जीतेगी, अंदाजा लगाते हैं कि अगर वारंटी प्रोवाइड की जा रही है तो कितने सेट रिपेयर होने के लिए आएंगे। ये सारी चीजें अंदाजा लगाई जाती। क्या कंफर्म है कि जो अंदाजा लगाते हैं 100% वैसी ही अमाउंट आएगी? नहीं। तो ये एक रीजन है। हम मैनेजमेंट को कहते हैं और भाईजान आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि उसमें एस्टीमेट्स, जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, खासतौर पे जिन एरियाज में मैंने बताया। तो आप जब 100% एक्यूरेटली फाइनेंशियल बना नहीं सकते, हम उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये रीजन समझ आती है? तो इसका मतलब ये हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एरियाज वेरीफाई करना निस्बतन आसान है, कुछ वेरीफाई करना मुश्किल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एग्जांपल दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ ऐसे एरियाज की जिनको वेरीफाई करना मुश्किल है या जिनमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है,
तो आप क्या बताएंगे? हर वो एरिया जिसमें एस्टिमेट, जजमेंट, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर लीगल केसेस, डेप्रिसिएशन, वारंटी। अच्छा एक एग्जांपल केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्लाइंट ने रिपेयर एक्सपेंस रिगार्ड किया है और दूसरा इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, किसको आप मोर एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकते हैं? और किस में रिस्क ज्यादा है मिसस्टेटमेंट का? इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल का। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। नेचर प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर की नेचर ऐसी होती है कि हम 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। जैसे मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिट। देखिए एक है ऑडिटर, एक होता है इंस्पेक्टर, ठीक है? एक होता है ऑडिटर, एक होता है ऑडिटर। इंस्पेक्टर नहीं होता, उसके पास कोई लीगल पावर्स नहीं होती। हम लोग सीएफओ सीईओ से जाके इंक्वायरीज करते तो हैं, लेकिन वो हमें हर चीज बता दें तो सही बात, लेकिन अगर ना बताना चाहें ना बताएं। अगर फर्ज कीजिए किसी इलाके में जुर्म हुआ है, एसएचओ ने किसी बंदे को बुलाया, उससे सवाल पूछ रहा है, कह रहा है मैं नहीं जवाब दूंगा, तो क्या कहे? उसे कहा लिटा लो इसको, नहीं है? उसके पास पावर्स हैं। अब जरा सोच के बताइएगा, हम ऑडिटर ने सीएफओ से पूछा सर कितने एम्प्लॉइज इस साल आपने अपॉइंट किए, उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, क्या करे? लिटा रहे सीईओ? नहीं। अगर फिर भी नहीं वो जवाब देता, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कुछ नहीं कर, एक काम कर सकते हैं, है कोई स्टूडेंट जो बता सके क्या काम? शाबाश, अपनी रिपोर्ट में लिख के शेयर होल्डर्स को बता सकते। अब शेयर होल्डर जाने और वो जाने। तो याद रखिए, हमारे सम टाइम ऐसा होता है मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिट। मैनेजमेंट सम टाइम हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है? और हमारे पास लीगल पावर्स भी नहीं होती कि हम उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सर्च करें या उससे हासिल करें इंफॉर्मेशन, ठीक है? अगर फर्ज कीजिए मैनेजमेंट हमने एम्प्लॉयज के बारे में पूछा, कितने लिस्ट है? 100 एम्प्लॉयज थे, सीएफओ ने कहा 90 एम्प्लॉयज है, ठीक है? हमने कहा कितनी ब्रांचेस? टोटल 100 ब्रांचेस हैं, सीएफओ ने कहा 90 ब्रांचेस है। अगर सीएफओ ने आपको अपनी ब्रांचेस की तादाद ही 90 बताई, 10 नहीं बताई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, आप उन 10 को जो नहीं बताई गई वेरीफाई कर सकते हैं? तो अगर वेरीफाई नहीं कर सकते तो फिर क्या 100% एश्योरेंस दे सकते हैं? 100% वेरिफिकेशन नहीं तो 100% एश्योरेंस भी नहीं दी जा सकती। क्यों? समटाइम मैनेजमेंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती। और अगर हमें पता हो कि बाकी 10 ब्रांचेस कोई हैं और सीएफओ के दराज में उसकी डिटेल है, तो सीएफओ से गन पॉइंट में निकलवा सकते हैं, डंडा दिखा के निकलवा सकते हैं इंफॉर्मेशन। सीएफओ घर जाए उसके दराज से चोरी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। हमारे पास ये लीगल पावर्स नहीं है भाई, नहीं, चोरी का केस हो जाएगा, हम ये काम नहीं कर सकते। तो अगर मैनेजमेंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती और हमारे पास लीगल पावर्स भी नहीं है सर्च करने की, तो फिर हम क्या करते हैं भला? बता देते हैं। तो अगर मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी तो हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी प्रोवाइड, ये दोनों बातें समझ आ गई। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन और ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर। बाज़ औक़ात ऑडिटर को पता होता है गोदाम है, इसके अंदर इन्वेंट्री है, और वो सीएफओ से कहता है मुझे वेरीफाई करने दे, लेकिन अगर सीएफओ कह दे मैंने इजाजत नहीं देनी वेरिफिकेशन की, गार्ड को कह दे भाई इसको अंदर गोदाम में घुसने ना देना, क्या हम जबरदस्ती घुस? नहीं, हमारे पास लीगल पावर टू सर्च ना है। फिर हम क्या कहेंगे? रिपोर्ट में लिख देंगे शेयर होल्डर कि सर इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, हमें प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करने दिया। कोल्यूजन एंड कम्प्लेक्स टेक्निक, देखें बाज़ औक़ात होता है जो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड मैनेजमेंट करती है, वो बड़े कोल्यूजन और कम्प्लेक्स टेक्निक्स के साथ करती है। ऐसे फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना मुश्किल। अच्छा, मैंने आपको बताया मिसस्टेटमेंट की 2 टाइप्स है, एरर और फ्रॉड। कौन सी वाली आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है? एरर। शाबाश। और फ्रॉड क्यों बड़ा फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल है? 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। एक है कोल्यूजन, दूसरा है कम्प्लेक्स टेक्निक। कोल्यूजन का मतलब क्या है? मिलजुल के फ्रॉड करना,
ठीक है, एक होता है वर्ड यूनियन, एक होता है कोलुजन। यूनियन का मतलब पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, कोलुजन का नेगेटिव सेंस में है, दोनों में सेंस मिलना, मिलजुल के काम करना। हाँ जी बिल्कुल। तो कोलुजन का मतलब है जब बहुत से लोग मिलके फ्रॉड कर रहे होंगे तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। नहीं, सारे लोग छुपाएंगे। सीएफओ से कहेंगे, सीएफओ भी गलत बात बताएगा। मैनेजर अकाउंट से पूछेंगे, वो भी गलत, सर 10 ब्रांच 90 ब्रांचेज हैं। सीएफओ से पूछा, सर 90 ब्रांचेज हैं। सीईओ से पूछा, सर 90 ब्रांचेज हैं। तो नहीं कर सकते। कुल मिलजुल के जब लोग फ्रॉड करते हैं उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। सिंगल पर्सन के फ्रॉड को डिटेक्ट करना आसान होता है। और दूसरा कम्प्लेक्स टेक्निक्स, जैसे एक छोटी सी कम्प्लेक्स टेक्निक बताऊं आपको, छोटी सी बेसिक। एक कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख, उसका मटीरियलिटी लेवल कितना है? 5% ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएं। 5000। अगर उसमें 7000 की मिस स्टेटमेंट हो तो क्या है? और अगर 2000 की हो, और अगर उसमें 500 की 50 मिस स्टेटमेंट हो, 500 की, अच्छा तो 25,000 में पहुंच जाता है। ये है एक टेक्निक। क्लाइंट ने जब 25,000 का फ्रॉड करना होता है ना, वो डायरेक्ट 25,000 की एंट्री नहीं डालता, उसे पता होता है आइटम लेवल से ज्यादा आइटम पकड़ लेगा हमें। वो एक कम्प्लेक्स टेक्निक बना, क्या करता है, छोटी छोटी। तो बताइए 25,000 का एक फ्रॉड डिटेक्ट करना आसान है, अगर छोटे छोटे बहुत से तो ये मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? ये है कम्प्लेक्स। तो जब मैनेजमेंट ने फ्रॉड किए होते हैं ना, कोलुजन और कम्प्लेक्स, तो वो फ्रॉड हमारे लिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे ऑडिट प्रोसीजर मटेरियल अमाउंट्स के ऊपर ज्यादातर फोकस करते हैं, छोटी छोटी अमाउंट्स के ऊपर फोकस नहीं करते ऑडिट प्रोसीजर। इसलिए हम छोटे छोटे फ्रॉड्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते, करना भी नहीं चाहिए, वो तो इमटेरियल है। फिर टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने अरसे की ट्रांजैक्शन होती है? पूरे 1 साल की। और ऑडिटर ने ऑडिट कितने अरसे में कंप्लीट करना होता है? 4 महीनों। आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है ना, तो आपको पता होगा कि ईयर एंड के बाद 4 महीने के अंदर अंदर एजीएम होनी है, उस एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस होना है, और नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट अटैच हो। तो उसका मतलब प्रैक्टिकली तकरीबन 3 महीने 7 दिन होते हैं ऑडिटर के पास, बाज़ का तो इससे भी कम होता है टाइम। तो बताइए क्या बहुत से लोगों का पूरे साल का काम कुछ लोग 3 महीने में कर सकते हैं? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। चूंकि लॉ ने टाइम हमें लिमिटेड दिया हुआ है, कॉस्ट के ऊपर फोकस ना करें, याद कर लेना लेकिन फोकस टाइम पे करना है। तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए कम टाइम में हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं भला? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से हम सारी ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं करते, तो क्या करते हैं? सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? 100% से कम ट्रांजैक्शंस को चेक करना। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? 100% से कम ट्रांजैक्शन को चेक करना, यह है सैंपलिंग। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन समझ आ गया? इस लिमिटेशन की वजह से हम मजबूर हैं कि क्या करें? सैंपलिंग करें। फिर प्रोसीजर बेस्ड ऑन जजमेंट। बहुत से प्रोसीजर ऑडिटर की जजमेंट पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बताया था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसमें बताया गया होता है कि हमने किस सिचुएशन में कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। लेकिन याद रखिए, दुनिया की हर कंपनी की हर सिचुएशन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हुई। ठीक है, जो ज्यादातर मसले मसाइल आते हैं ना, वो डिस्कस हुए हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में। दुनिया की हर कंपनी की हर ऑडिट की हर सिचुएशन डिस्कस। तो अगर हमें कोई प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ जाए जिसमें स्टैंडर्ड ने जवाब नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं? और जजमेंट हमेशा क्या होते हैं? मे बी फॉल्टी। जजमेंट में भी फॉल्टी। इसको एक केस स्टडी के एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में यह लिखा हुआ है कि अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री है ना, तो ऑडिटर जाके इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करेगा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है? अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री है, हम एक जगह पे गए, उसने कहा सर
हमारी इन्वेंट्री तो है लेकिन आप चेक नहीं कर सकते, चेक उसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल उसकी रीज़न ये हो सकती है वो डब्बों में बंद है, बाजू का ऐसा होता है, ठीक है, कोई केमिकल्स वगैरह ऐसे होते हैं उनको नहीं खोल सकते, उनकी एक्सपायर्ड हो जाते हैं, खोलने के बाद आपने उसको चंद घंटों में इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। यह बाजुकात ऐसा होता है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जैसे लॉकडाउन वगैरह, इन्वेंट्री है आप फिजिकली वेरीफाई। अब बताइए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे, कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करें, या अपनी जजमेंट की बेस पे कोई अल्टरनेट प्रोसीजर सोचेंगे जिससे वेरिफिकेशन हो जाए? आप कहेंगे अच्छा चलो इन्वेंट्री नहीं देख सकता, लेकिन जब ये इन्वेंट्री आई थी, खरीदी थी आपने, उसकी कोई परचेज डिवाइस वो दिखा दें, वो दिखा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक जगह पे लिखा है अगर क्लाइंट के डेटर्स है ना, आपने लेटर लिख के डेटर से पूछना है कि उनका कंपनी के साथ क्या लेन देन बैलेंस है, ताकि थर्ड पार्टी से भी एविडेंस मिल जाए। अगर डेटर्स तो हैं लेकिन फर्ज कीजिए लेटर लिखा उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर क्या ऐसे डेटर्स को छोड़ दें कि जजमेंट की बेस पे अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करें? क्या हो सकते हैं? आप उसकी सेल इनवॉइसेस देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैश रिसीव हुआ कि नहीं बाद में ऐसे डेटर से। अगर कैश रिसीव हुआ तो ये भी तो इस बात का सबूत है कि डेटर था। तो याद रखिए ये खास तौर पे बहुत अहम है। आई कैप ना इस पॉइंट को, आपकी जजमेंट को टेस्ट करता है। आपको पहले आई कैप सिखाएगा इस सिचुएशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इस सिचुएशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। आप आई कैप ने बुक में आपको पता है क्या सिखाया हुआ है? इस सिचुएशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इस सिचुएशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। एग्जाम में पता क्या पूछता है? इस सिचुएशन में आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना था लेकिन नहीं कर सके किसी वजह से, बताइए अब क्या करेंगे? ये इसी तरह पूछता है। मैं आपको तैयार करवा रहा हूं, यार अभी बाद में बताऊंगा हैंडल कैसे करना है। इसका मतलब ये हुआ हमें ऑडिटर की जिंदगी में सिर्फ रूल्स अहम नहीं है जो स्टैंडर्ड या किताबों में लिखे हैं, उसकी जिंदगी में जजमेंट भी अहम है। अगर आप जजमेंट किसी सिचुएशन पे अप्लाई नहीं कर सकते ना, आप पेपर नहीं पास कर सकेंगे। अभी आप में जजमेंट नहीं है, कोई इशू नहीं, वो क्रिएट होगी, वो प्रोफेशनल जजमेंट है, वो मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बता रहा हूं एग्जाम में लाजमी ऐसी केस स्टडी आएंगी, ऐसी सिचुएशन लाजमी आएगी एग्जाम में जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। हाँ, कभी नहीं पढ़ी होगी। आई कैप जान बूझ, और वो आप नहीं, वो और भी किसी ने नहीं पढ़ी होगी शायद। आई कैप जान बूझ के इसको टेस्ट करता है। क्यों टेस्ट कर रहा है? जजमेंट है कि नहीं। और जब आप लिख रहे होंगे 10 प्रोसीजर लिखेंगे, जजमेंट में भी फॉल्टी, क्या पॉसिबल है उसमें से 7 ठीक हो 3 गलत हो जाए? पॉसिबल है। आई कैप को भी पता है, इसलिए वो उसमें थोड़ा हाथ नरम रखता है। प्रैक्टिकली भी इसी तरह होता है। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो स्टैंडर्ड्स में नहीं लिखी हुई किताबों में, जजमेंट अप्लाई, तो वो फॉल्टी हो सकती है। लिमिटेशन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल पढ़ा था हमने कल, क्या था पता ना? क्या क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल परफेक्ट होता है? वीक भी हो सकता, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर कभी क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशन ना होती, यानी वो परफेक्ट होता, तो ऑडिट की भी जरूरत ना होती। जो परफेक्ट इंटरनल कंट्रोल है, इसका मतलब है सारी ट्रांजैक्शन भी ठीक है, कोई गलती भी नहीं है सिस्टम, ठीक है। और स्टाफ में नॉट बी अवेलेबल ऑलवेज। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम वेरिफिकेशन पता चलता है कोई स्टाफ का बंदा 3 महीनों की छुट्टियों पे चला गया। बाज़ औक़ात हम क्लाइंट के पास जाकर कहते हैं सर जी अभी नहीं, अभी जरा हम बिजनेस कर रहे हैं। क्लाइंट बैंक्स में जाए ना बाज़ औक़ात, तो वो कहते हैं सर जी 4 बजे के बाद आइएगा, 4 बजे से पहले हमारे क्लाइंट आते हैं, हम अगर 4 बजे से पहले आपकी क्वीरीज का जवाब देते रहे तो क्लाइंट को डील कौन करेगा? ऑडिट तो हो जाएगा, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो स्टाफ समटाइम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमें थोड़ा बहुत अकोमोडेट करना पड़ता है। ये कुछ रीजंस हैं व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। कुछ समझ आया आज का लेक्चर? आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ, कितने लेवल ऑफ एश्योरेंस है? कौन कौन सा? लिमिटेड, रीजनेबल, एब्सोल्यूट। रीजनेबल की डेफिनेशन क्या है?
हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, दैट इज इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। एग्जांपल क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, लिमिटेड की। और डेफिनेशन क्या है? इट इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं? क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? क्लियर? अगर आप 5 मिनट दें तो हम क्विज कंडक्ट करवा लें, हैं 5 मिनट आपके पास? चलिए जरा पॉज कीजिएगा जल्दी से जी। चलिए आ जाए, सिस्टम आपको पता है, menti.com पे जाइए और कोड आज का है 11954190। हाइब्रिड वाले देखें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 11954190। आज के क्विज में 7 क्वेश्चन हैं। वन 1954190। इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है आज, कल से है? नहीं कोई नहीं, चले किसी और से ले कनेक्शन। नहीं आप पहुंच गए, आप पहुंच गए, चले जिनके नेट में कोई प्रॉब्लम है वो फिर देखें, पार्टिसिपेट ना करें कोई बात नहीं, वो देखते रहें इसको। नहीं 50 रुपए नहीं देने, ना मिलेगा फिर, नेट आपने अपना। चलें मेरे नेट को नजर लगा दिए। नहीं हो गया। चलिए जी, हाँ ठीक, 125 हो गए। बस स्टार्ट करें फिर पहला क्वेश्चन। जी, what type of assurance is provided on cash flow forecast? Absolute assurance, reasonable assurance या कि लिमिटेड एश्योरेंस? जी लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। फोरकास्ट है ना, जो पास की ट्रांजैक्शन हो उनको हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन को तो लिमिटेड वे में वेरीफाई किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारी सी, लिमिटेड एश्योरेंस। जी देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने ठीक जवाब दिया। 128 स्टूडेंट्स का करेक्ट। रीजनेबल एश्योरेंस कैश फ्लो फॉरकास्ट है, इसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। चले मेजॉरिटी का क्वेश्चन आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, which type of assurance can never be provided to any client? रीजनेबल एश्योरेंस या कि लिमिटेड एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जा सकती है क्लाइंट को, लिमिटेड एश्योरेंस की जा सकती है, नेगेटिव तो नहीं की जा सकती, की जा सकती है। एक स्टूडेंट कहने लगा सर रीजनेबल 95%, लिमिटेड 75, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव में चली जाएगी? नहीं, नेगेटिव उसके अल्फाज की वजह से है। एब्सोल्यूट पॉजिटिव एश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाए, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड की। शाबाश, 150 तकरीबन सबका जवाब ठीक है। चलिए तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती, बाकी सारी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड ऑडिट एंगेजमेंट? हाँ, डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड ऑडिट। Assurance engagement is a type of audit engagement, या कि audit engagement is a type of assurance engagement, या assurance engagement and audit engagement are same thing? अब पता चला आपको assurance engagement की 2 टाइप्स हैं। पहले आप पूछते थे सर assurance engagement ऑडिट में क्या फर्क है? assurance ये फर्क है,
ऑडिट एक टाइप है एश्योरेंस एंगेजमेंट की। एश्योरेंस एंगेजमेंट की दूसरी टाइप कौन सी है? दूसरी टाइप कौन सी है? रिव्यू। अच्छा मुझे बताइए, ऑडिट एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या फर्क है? ऑडिट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट और रिव्यू एंगेजमेंट में क्या फर्क है? रिव्यू इज ए टाइप। रिव्यू, ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है? ऑडिट में दोनों एश्योरेंस की टाइप्स हैं। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, रिव्यू में लिमिटेड। तो ये फर्क समझ आया ना, एश्योरेंस एंगेजमेंट में, ऑडिट एंगेजमेंट में और रिव्यू एंगेजमेंट में। What type of conclusion is expressed in a reasonable assurance engagement? Positive, negative, neutral या no conclusion is expressed? No conclusion। वो तो नॉन एश्योरेंस में होता है ना, सवाल पूछा था उन्होंने भाई ने, तो नॉन एश्योरेंस में होता है। नो एश्योरेंस में तो कंक्लूजन होगा ही होगा, रिक्वायर्ड एलिमेंट है। तो कौन सा होगा? पॉजिटिव। हाँ जी, रीजनेबल एश्योरेंस में। नेगेटिव तो लिमिटेड में होता है भाई, सबका तकरीबन सबका ठीक। शाबाश। अच्छा, दो स्टेटमेंट ए और बी। इन एन ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिटर आइडेंटिफाइज ऑल मिस स्टेटमेंट्स। दूसरा, इन ए रिव्यू एंगेजमेंट नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन इज एक्सप्रेस्ड। बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। इन एन ऑडिट, पहली वाली स्टेटमेंट सही है कि गलत? गलत है, फॉल्स है, वो मोस्ट कर। और दूसरी वाली ठीक है। तो हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें ए फॉल्स हो और बी ट्रू हो। ए फॉल्स और बी ट्रू, ये सी वाली ऑप्शन करेक्ट है। ये समझ, इस तरह का क्वेश्चन पहली दफा आपके सामने है जिसमें दो स्टेटमेंट दिया उसने, है? लेकिन फिर भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, शाबाश। ये सर मैं जब 2 in 1 क्वेश्चन बनाने हो ना, तो मैं इस तरह की स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ये सर में 2 क्वेश्चन थे, एक नहीं था। नहीं, बचाने के लिए नहीं, 50 रुपए में ज्यादा कंसेप्ट टेस्ट करने के लिए। Which of the following is not an inherent limitation of audit? Management may not provide complete information। ये लिमिटेशन थी? थी। तो उसने पूछा है कौन सी नहीं है? Inherent limitation internal control system, ये है। Judgments applied in audit है। Inexperienced non-qualified audit team members, ये inherent limitation नहीं है, ये नहीं बड़ी थी। तो डी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करनी है हमने, क्योंकि उसने पूछा। शाबाश, आजू समझ आ रही है इसका मतलब है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 50 रुपए के लिए। 50 नहीं, मेरे से 250 लगेंगे ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया एस्टिमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड? लीगल केसेस में होते हैं एस्टिमेट, क्योंकि पेंडिंग है ना, बाद में क्या होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट में, वारंटी में, पेरोल में नहीं होते। पेरोल एक्सपेंस वेरीफाई करते हुए एस्टिमेट्स इन्वॉल्व नहीं। तो इसमें नहीं भाई, यहां पे मार खा गए, ये काया पलट गई आप यहां। चलिए, अब है टॉपर जी भाई, प्राइस फटाफट। ये कौन? द हसलर। कौन है हसलर? हसलर है कोई क्लास में? हाइब्रिड में होंगे, हाइब्रिड में। शाबाश शाबाश, उधर दीजिए प्राइस, शाबाश। 127,885, 127,885, शाबाश। 127,885 फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाले भाई इधर बैठे हुए। इस्टेब्लिशमेंट को भी पैसे दें। 13195, शाबाश। फोर्थ और फिफ्थ पे वही बाफरीदी भाई, इनको भी पैसे दें। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अच्छा, असाइनमेंट जरूर करनी है। माइंड मैप पे असाइनमेंट लिखी होती है ना, ये असाइनमेंट आज की थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये ड्यू है मंडे को। रिटर्न है ना, ज्यादा क्वेश्चन है तो मंडे को, कल नहीं, मंडे को। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।